नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल फर्स्ट व सेकंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बोर्ड ने स्टार्ट कर दी है, जिसके अंतर्गत अब की बार एक नवाचार किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को एक तो अटेस्टेशन फॉर्म बना के अपलोड करना पड़ेगा, दूसरा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उनमें स्क्रूटनी फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा था। नई प्रक्रिया की वजह से अभ्यर्थियों को इसमें काफ़ी डाउट्स है, जिसका समाधान मैंने कल वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया था। मैंने प्रयास किया था कि डिटेल में फुल एक्सप्लेन करूं कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, लेकिन उस वीडियो के कमेंट के अंदर जब मैंने देखा तो लगभग 300 के आसपास कमेंट मुझे अभ्यर्थियों को मिले, जो ये निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि अभी भी अभ्यर्थियों को बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत सी डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मैंने कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई देने का प्रयास किया कल रात भी, लेकिन आज सुबह क्लासेस की व्यस्तता की वजह से मैं कुछ कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया। इसलिए मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाली थी, जो सब्सक्राइब लोग हैं उन्होंने देख ली होगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो और लेटेस्ट अपडेट और सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसको यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में अब पोस्ट कर दूंगा, और वो आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो उसके अंतर्गत मैंने अभ्यर्थियों से उनकी डाउट्स मांगी। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी लगभग सभी अभ्यर्थियों की जो डाउट्स है वो डाउट्स मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूँगा कि कौन कौन सी डाउट्स हैं। उसके बाद हम इस वीडियो के अंतर्गत अलग अलग अभ्यर्थियों के कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिससे आज जो भी अभ्यर्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि हो सकता है कि उनकी जो डाउट है वो किसी दूसरे अभ्यर्थी की डाउट हो और उनका कॉमन रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। क्योंकि हर एक अभ्यर्थी को पर्टिकुलर रिप्लाई कर पाना कई बार संभव नहीं होता, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से कि सभी अभ्यर्थियों को पर्सनली रिप्लाई दे पाऊँ। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म में क्या अंतर है। देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म क्या है। स्क्रूटनी फॉर्म वो फॉर्म है जो एसओसओ आईडी पे आप एसओसओ आईडी पे आप ऑनलाइन फिलअप करोगे। अटेस्टेशन फॉर्म क्या है। अटेस्टेशन फॉर्म की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी, और ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म का अपने पास परफॉर्मा है, ये आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करके इसके बाद आपको इसका प्रिंट निकलवाना है और अपने हाथों से इसको फिलअप करना है। फिलअप करने की प्रक्रिया मैंने कल बता दी थी, जिसमें एक दो डाउट अभ्यर्थियों की ये है कि सर सबसे पहले तो इस मेरिट नंबर में क्या भरें। देखिए, चूंकि बोर्ड ने सिर्फ अभी 2 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए हैं, आपकी मेरिट नंबर अभी तक बोर्ड ने जारी नहीं की है, तो एक बार आप इस मेरिट नंबर के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना। इसके बाद एड्रेस में किसी भी प्रकार की अभ्यर्थियों को डाउट नहीं थी। उसके बाद होम एड्रेस में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं थी। उसके बाद ये देखिए, इसमें काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस। इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार मैं। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि मैं तो पिछले साल 2 महीने कहीं रुका था, उसकी भी डिटेल डालनी है। कि तो इसमें क्या लिखा है कि पिछले 5 सालों में अगर आप किसी स्थान पर 1 साल से ज़्यादा रुके हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। बट अगर मान लो आप 1 साल से ज़्यादा अपने घर के अलावा कहीं दूसरे स्थान पे नहीं रुके, तो आप यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेके आज की जो दिनांक है, जैसे मान लो 23 जून होगी, 23 जून 2023 तक आप जो भी अपना एड्रेस है वो फिलअप कर दो इसके अंदर। ठीक है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं दूसरी जगह पर रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। बट ये नहीं है कि आप 15 दिन कहीं चले गए, आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले गए, वो डिटेल भी आपको मेंशन करनी है, ऐसा इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं करना। इसके बाद फादर डिटेल के अंदर आया है कॉलम। तो फादर डिटेल के कॉलम में जो महिला अभ्यर्थी थे उनकी डाउट्स आई थी कि सर फादर डिटेल के अंदर मुझे पति की डिटेल फिलअप करनी है या फादर की करनी है। तो देखिए, जब फादर की डिटेल आएगी वहाँ पे आपका फादर की डिटेल ही करनी है, पति की डिटेल यहाँ पे फिलअप नहीं करनी है। फादर का जो भी नाम है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, प्रोफेशन जो भी है मैंने बताया था, जिस भी व्यवसाय में आपके पिताजी है वो आपको फिलअप करना है। अगर वो किसान है तो आप फार्मर फिलअप कर सकते हो। अगर कोई शॉप रन करते हैं तो आप शॉपकीपर लिख सकते हो। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, इफ़ इन सर्विस, तो आप इस कॉलम में सर्विस का नाम, जैसे टीचर है तो टीचर फिलअप कर दिया। उसके बाद किस स्कूल में वो पोस्टेड है उसकी डिटेल अगर आप देना चाहो तो वो लिख सकते हो। लेक्चरर है, सीनियर टीचर है, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अब कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि अगर पिताजी एक्सपायर हो गए तो क्या कीजिए। तो आप क्या कीजिए, जो नाम है उसके आगे क्या लगा दिए,
लेट लगा दीजिए, या फिर हिंदी में तो इसमें फिलअप करना है, नहीं तो इंग्लिश में आप नाम क्या लगा दीजिए, लेट लगा दो। उसके बाद प्रोफेशन का कॉलम आप खाली छोड़ दो, क्योंकि ये अंडरस्टूडेबल बात है कि अगर पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो वो किसी प्रोफेशन में फ़िलहाल नहीं हो सकते, तो ये आप ब्लैंक छोड़ दो, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना। नेशनलिटी के अंदर मैंने आपको कल बता दिया था सभी इंडियन ही मिलेंगे ऑलमोस्ट, तो आप इंडियन के आगे राइट क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ या फिलअप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दोगे। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि आपकी जो एज 1/1/2024 को है वो एज आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। 1/1/2024 का बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से नोट करना, आप 23 का नहीं बोला है। 1/1/2024 को आपकी जो भी एज होगी वो यहाँ पे फिलअप करनी है। कुछ लोगों को एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एज कैलकुलेटर। आप प्ले स्टोर पे जब आप सर्च करोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगी एज कैलकुलेटर, वो आप एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ भरोगे तो वो आपको एग्जैक्टली आपकी डेट बता देगा। उसके बाद देखिए क्या है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, तो मैट्रिकुलेशन का मीनिंग भी मैंने बताया था। मैट्रिकुलेशन का मतलब यहाँ पे 10th है। 10th आपकी जिस तारीख को, जिस डेट को आपके पास हुई है उस दिन आपकी एज क्या थी वो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आप बर्थ वगैरह फिलअप कर देना। स्टेट आपका जो रिलीजन है हिंदू, वो भी आप फिलअप कर सकते हो। और SC या ST में बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, SC लिखोगे, और उसके बाद आप अपना स्टेट का नाम लिखोगे, तो वो स्टेट आप अपना जो भी है वो फिलअप कर दोगे। अगर SC ST में नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देना आगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देखिए, इसमें साफ साफ मेंशन है कि 15 साल की एज के बाद जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है। मान लो आपने 10th 13 साल की एज में पास कर ली, तो आपको 10th का इसके अंदर फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ अभ्यर्थी फिलअप कर रहे हैं, कर दिया तो उसमें गलत होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी गलती के लिए बोर्ड आपको बाहर नहीं करेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसमें यह दिया गया है कि 15 साल की एज के बाद आपने कौन कौन सी डिग्री पास की है, तो वो उसकी डिटेल भरनी है। 12th हो गया, BA या BSc जो भी आपकी है, उसके बाद आपकी B.Ed वगैरह है, उनका स्कूल का कॉलेज नाम वगैरह, ये कल मैंने आपको बताया था। अब दूसरा इश्यू जो आ रहा है अभ्यर्थियों का वो क्या है, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग कहाँ से लेके आए सर। डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग, जैसे अगर मैं 10th और 12th की बात करूँ तो आप स्कूल में जब आप जाओगे, अपने स्कूल से कांटेक्ट करोगे, जिस भी स्कूल से आपने 10th या 12th पास की है, तो उसके अंदर एक ऐसा रजिस्टर होता है। हर स्कूल के अंदर आप पता करना क्या होता है, एक ऐसा रजिस्टर होता है। उस ऐसा रजिस्टर के अंदर आपकी 10th से 12th तक की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 10th में आपने किस तारीख से एडमिशन लिया, 12th में आपने किस तारीख को स्कूल छोड़ा, 10th के बाद आपने अगर स्कूल चेंज किया तो उसकी लिविंग डेट क्या है, वो सारी आपको वहाँ से लेकर और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पास है उसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमारा तो स्कूल ही बंद हो गया। स्कूल बंद ज़रूर हो गया, लेकिन उसके ये गवर्नमेंट का रूल है, अगर स्कूल बंद भी कर दिया गया है तो भी उसका जो डाटा है वो स्कूल का जो ओनर है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, उनके पास मिल जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार से अगर आपको प्रॉब्लम होती है और आप सब तरीके से प्रयास करने के बाद अगर आपको डेट नहीं मिल पाती है, तो आपने जिस भी ईयर में किया है उसमें लगभग जुलाई के आसपास कोई अनुमानित डेट आप लिख दीजिए। और उसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि संडे ना हो, कोई छुट्टी ना हो, वो थोड़ा सा चेक करके आप डेट फिलअप कर दोगे तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा बोर्ड आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा कि डेट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि नौकरी की बात है तो आप रिस्क इसमें मत लीजिए। आप पहले प्रयास कीजिए, क्योंकि अपने पास अभी 5-6 दिन का टाइम पड़ा है। प्रयास कीजिए, अगर आपको डेट मिल जाती है तो एग्जैक्ट डेट इस पर मेंशन कीजिए। B.Ed की जो डेट रहेगी, ध्यान रखना, B.Ed में जो आपने एडमिशन लिया है या BSTC में आपने जो एडमिशन लिया है वो डेट स्पेशल मेंशन करवा के आपको लिखवा के भी लेके आनी पड़ेगी कॉलेज से। उसका फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और वो डेट थोड़ा सा प्रयास करें कि B.Ed में आपने किस दिन एडमिशन लिया था और डेट ऑफ लिविंग क्या है वो लगभग सेम रखें आप। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर हमने प्राइवेट की है तो प्राइवेट में आपने जब फर्स्ट ईयर की थी उस टाइम जो फॉर्म अप्लाई किया था उसके आसपास की कोई भी डेट आप लिख दो। अगर आपको याद नहीं है कि आपने फॉर्म किस दिन अप्लाई किया था तो आप जिस भी कॉलेज में आपने एग्ज़ाम सेंटर दिया वहाँ थोड़ा सा पता कीजिए, अगर आपकी डिटेल वहाँ मिल जाए। अगर नहीं मिल पाती है तो आप थोड़ा सा रफली आइडिया अनुमान लगा के जिस सेशन में आपने किया है, तो जिस भी महीने में, जैसे जुलाई या अगस्त या सितंबर, जिस महीने में आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसकी अनुमानित डेट BA की लिख सकते हो अगर आपने प्राइवेट किया है तो। लेकिन B.Ed वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, B.Ed प्राइवेट नहीं होती है, रेगुलर होती है, तो उसका आप कॉलेज से पता करो जाके। इसके बाद इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड है कि नहीं है इस बात की डिटेल आपको देनी है। तो अगर आप पहले किसी सर्विस में हैं तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। इसके बाद 12th पॉइंट के बारे में काफ़ी डाउट्स बच्चों की आई थी।
हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट और एन ऑफिसर। इसमें यह कहा गया है कि क्या आपको किसी कोर्ट ने या ऑफिसर ने दोषी ठहराया है। अगर आपके खिलाफ इस तरीके की चीज़, इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर इसका आंसर हाँ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है कि किस कोर्ट ने आपको किस केस के किस धारा के तहत आपको दोषी ठहराया था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन अगर आप पे कोई डायरेक्ट एलिगेशन था, कोई आरोप था जो बाद में केस रफा दफा हो गया था, या ये मान लीजिए कि वो केस ख़त्म हो गया, पेंडिंग नहीं है, तो उसको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई रनिंग केस है जिसमें आपको दोषी ठहरा दिया गया है तो उसको आपको मेंशन करना है। इसके बाद 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम जो आपको जानते हो, तो अपने आसपास के मोहल्ले के पड़ोसी वगैरह के कोई भी 2 नाम आप फिलअप कर दो, इसको कोई चेक नहीं करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट डाउट आती है कि सर सिग्नेचर यहाँ पे किसकी स्टैम्प किसकी लगवानी है। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर का मतलब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर आपके आसपास कोई मिल जाएगा, आप उससे साइन करवा सकते हैं। उनकी विथ रबर स्टैम्प क्या है, रबर स्टैम्प का मतलब जो स्टैम्प वो लगाते हैं उसी को रबर स्टैम्प बोला गया है। स्टैम्प यानी मोर आपको लगवानी है, मोर लगवा के उसके ऊपर डेजिग्नेशन उनका लेक्चरर पोस्ट पे है और उनका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करके साइन करवाना है। प्लेस आज जो भी आपका है वो प्लेस रखो और डेट आज की जैसे आप मेंशन करो वो करो। अब दूसरी डाउट ये आई है अभ्यर्थियों की कि ये अपलोड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है अटेस्टेशन फॉर्म में, दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। अब कुछ अभ्यर्थियों को ये पता है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है ना वो ज्वाइनिंग के टाइम ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट नहीं है। ये पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में यूज़ किया जा सकता है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन ये अपलोड करना पड़ेगा। आप फॉर्म को अगर स्क्रूटनी फॉर्म को SSOID पे चेक करोगे तो आप जाके चेक करना कि यहाँ पे इसके ऊपर स्टार लगा दिया है। स्टार लगाने का मतलब क्या है कि अब ये मैंडेटरी हो गया है अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड करना। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक हो गया है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कल तक आप देखोगे तो ये मैंडेटरी नहीं था, तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे अटेस्टेशन फॉर्म तो ज्वाइनिंग के टाइम भर देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ बोर्ड द्वारा मांगी जा रही है, मेरी राय ये है कि आप उसको फिलअप कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म को अभी फिलअप करके आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, जब आप SSOID पर स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तब, ठीक है। अभी इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, अपने हाथ से भरना है, गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, उसके बाद इसको स्कैन करके अपलोड करवाना पड़ेगा। ये डाउट क्लियर सभी की। इसके बाद में नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म में जारी क्रमांक क्या लिखें। देखिए जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो कल मैंने आपको बताया था कि जारी करने की दिनांक आपको लिखनी पड़ेगी, तो अटेस्टेशन फॉर्म में जारी करने की दिनांक क्या रहेगी। ये कमेंट सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया था, तो इस कमेंट का देखिए बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया गया है। आप चाहें तो बोर्ड के जवाब का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने जो अनुभवी लोग हैं इस फील्ड में उनसे पता किया है, उनके अकॉर्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म के जारी क्रमांक में आप अपना रीट मेंस का रोल नंबर फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे आप रेंडमली लिख सकते हो, और वही सेम आप जारी क्रमांक इसमें लिख सकते हो जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तब लिख सकते हो। क्योंकि ये कोई अटेस्टेशन फॉर्म देखिए कोई भी ऑफिशियल पेज नहीं है किसी का, किसी भी संस्था का, ताकि इसके ऊपर जारी क्रमांक मिले, इसलिए ये डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा के अपलोड करना है। इसलिए इसके ऊपर जारी क्रमांक अभ्यर्थी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मान लो अभ्यर्थी ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे जारी क्रमांक मैंने लिख दिया 01, तो उसके अंदर भी आप 01 लिख दो। इसकी वजह से आपको भर्ती प्रक्रिया से किसी भी प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं तो 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, क्या पता बोर्ड इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण जारी कर दे। अगर बोर्ड 2 या 2-3 दिन में इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करता है तो आप रेंडमली अपनी मर्जी से इसके ऊपर जारी क्रमांक लिख के वही सेम जारी क्रमांक आप किस पे लगाओगे, अटेस्टेशन फॉर्म जो स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसके अंदर लगाओगे। इसके बाद मेरिट नंबर में क्या लिखे ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरिट नंबर, चूंकि बोर्ड ने अभी तक मेरिट आपकी जारी नहीं की है तो मेरिट नंबर के अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते। इसके बाद फॉर्म पर साइन किससे करवाए, तो मैंने बता दिया गजेटेड ऑफिसर से करवाना है। स्कूल कॉलेज में एंट्री में लीव डेट के बारे में पहले बता दिया। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट कैसे भरें प्लीज़। एडिशनल सब्जेक्ट का देखिए अभी तक कोई क्लियर स्पष्टीकरण बोर्ड ने नहीं जारी किया है, तो इसके ऊपर मैं पता कर रहा हूँ। जैसे पता चलेगा मैं कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब के चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करवा दूंगा अगर वीडियो बनाने का टाइम मुझे नहीं मिला तो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि
कोई भी नई डिटेल इसके अंदर आएगी, कोई भी करेक्शन इसमें होगा तो मैं सबसे पहले कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कम्युनिटी सेक्शन आपको विजिबल नहीं होगा। इसके बाद ये दूसरा कोई गर्वित सिंह है, इसका कमेंट है, सर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज किया था, सेकंड ईयर रेगुलर किया, तो क्या अब मैं डेट में सेकंड ईयर की एडमिशन डेट लिखूँ या फर्स्ट ईयर की? तो देखिए फर्स्ट ईयर की ही लिखनी पड़ेगी, सेकंड ईयर की नहीं लिखनी। फर्स्ट ईयर की आपको एग्जैक्टली डेट नहीं पता है तो आपने जिस भी मंथ में एडमिशन लिया था उसके आसपास अपनी मर्जी से अनुमानित डेट लिख दीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद पूछा है, सर मूल निवास जो पुराना है उसमें नाम में मिस्टेक है, अब नया बनाया है, कौन सा अपलोड करूं? देखिए अगर मूल निवास आपने नया बनवा लिया तो जो नए वाला मूल निवास है वो ही अपलोड कर दीजिए। जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, अगर आपसे मांगा जाए तो आप पुराने वाला भी उसके सामने पेश कर सकते हो, और फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो आप उसके लिए एफिडेविट दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है अभ्यर्थियों का, अटेस्टेशन फॉर्म का क्रमांक मांगा जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्रमांक आप अपनी मर्जी से फिलअप कर सकते हो, चाहो तो रीट मेंस का रोल नंबर भी लगा सकते हो। इसके बाद, सर मैंने नवोदय में 6 क्लास में एडमिशन लिया था और 12वीं क्लास के बाद छोड़ा है, एंटर और लिविंग डेट उसके अनुसार रहेगी? देखिए कोई सी भी क्लास में आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है, 10th क्लास में जब आप पहुँचे थे उस टाइम आपके स्कूल के एसआर रजिस्टर में आपका दोबारा एडमिशन किया गया है, उसकी डेट आपको स्कूल के एसआर रजिस्टर में मिल जाएगी, तो वहाँ पता कीजिए। 12th के भी आपको पता करनी है और वो फिलअप करनी है, 6th की नहीं लिखनी है। इसके बाद, सर जिसके पास बोथ लेवल का रीट प्रमाण पत्र है और केवल मेंस लेवल फर्स्ट से फॉर्म भरा है, वह लेवल 2 का नहीं, 12वीं तक डिटेल हो, उसको चेक लिस्ट में 14-15 नंबर पॉइंट क्या लिखना है, ये 14 नंबर 15 नंबर पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा एक बार क्या है, उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगा। मूल निवास कौन सा अपलोड करें, ऑनलाइन या डिजिटल वाला? डिजिटल वाला अगर आपने बनवा लिया है तो डिजिटल वाला अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में मूल निवास, ये इसका जवाब मैंने दे दिया, डिजिटल वाला अगर आपने बनवा लिया है कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम फॉर्म के डेट के बाद का है, कोई बात नहीं, आपके पास पुराना भी है उसको सुरक्षित रखिए। अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो मंगवाएंगे तो आप उसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अगर डिजिटल बनवा लिया तो डिजिटल अपलोड कीजिए। इसके बाद में, गजेटेड में स्कूल लेक्चरर आते हैं क्या? बिल्कुल, स्कूल लेक्चरर गजेटेड ऑफिसर के अंदर काउंट होंगे, तो उनकी सिग्नेचर आप करवा सकते हैं। रीट वाले फॉर्म में दिक्कत आ गई सर, उसमें जो 4 पेजेस होते हैं उसमें फर्स्ट पेज पे फिल कर रहा था, उसमें मार्क्स को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, परसेंटेज वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए अभी तक थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ, आप कल की वीडियो में मैंने कहा था थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए, मैं देखता हूँ इसका कोई सोल्यूशन होगा तो आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद नेक्स्ट, सर ओबीसी फीमेल 188 हो जाएगा क्या? देखिए सब्जेक्ट क्या है बताइए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर जी बीए इंग्लिश एडिशनल को क्या करना है? एडिशनल का मैंने अलग से कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, पता करके उसमें आप देख लेना। सर मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर लेवल फर्स्ट से जालोर पोस्टेड हूँ 2022 से, सर मुझे भी एनओसी लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल मैडम, गवर्नमेंट जॉब में कोई भी है तो उसको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने विभाग से लेना पड़ेगा और वो यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा स्क्रूटनी फॉर्म में। तो आप अपने विभाग से, शिक्षा विभाग में आप हो तो शिक्षा विभाग से एनओसी फॉर्म लीजिए और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा मैडम। इसके बाद, मेरा 2 गुना में हुआ है लेकिन एसएसओ पर स्क्रूटनी फॉर्म शो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप दोबारा चेक कीजिए, कई बार अपडेट हो जाता है, अभी आप दोबारा चेक करो, मिल जाना चाहिए आपको। सर मैंने रीट का फॉर्म भरा था तब इनकम कम लिखा था, अब इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या कोई और सोल्यूशन है मुझे बताइए, अब क्या करना पड़ेगा? अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 4 पेज वाला, उसका फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म का नंबर के बारे में मैं बता दिया, ये फॉर्मेट ऑफिशियली कहीं नहीं डाला है, बोर्ड ने ऑफिशियली नहीं डाला है, लेकिन आप चेक करोगे सभी एक्सपर्ट जो यूट्यूब पर है या जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनके पास ये आपको मिल जाएगा। मेरिट नंबर और अटेस्टेशन नंबर का मैंने आपको बता दिया। एनओसी की कब ज़रूरत पड़ेगी? एनओसी की ज़रूरत अभी पड़ेगी अंकित मीना जी, अभी आपको एनओसी अपलोड करनी पड़ेगी अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में पहले से हैं तो। प्रोफेशन में अगर फादर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? एक्सपायर क्या? प्लीज़ आंसर मी। देखिए अगर पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं तो आप नाम के आगे मैंने बता दिया क्या मेंशन कर दीजिए, लेट मेंशन कर दीजिए और उसके बाद प्रोफेशन का कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अंडरस्टूडेबल बात है कि अगर पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं तो वर्तमान में किसी भी प्रोफेशन में नहीं होंगे। सर मेरे फॉर्म में 2.5 लाख से कम है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, क्या करना होगा? देखिए सपना कुमारी जी, सपना कुमारी 2.5 लाख से कम है आपने फॉर्म में किया है और गवर्नमेंट सर्विस में है, देखिए ये तो इसके बारे में क्या कहें। अब जैसे आपने 2.5 लाख से कम दिखाया है तो इसके लिए तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाओगे? 2.5 लाख से कम आपकी आय
तो हो नहीं सकती क्योंकि मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है। तो आपको ऐसा एफिडेविट बनवाइए जिसमें ये लिखा जाए कि गलती से फॉर्म में आय 2.5 लाख से कम कर दी गई है, और जो डिफरेंस था आपकी, जैसे मान लो फॉर्म में 2.5 लाख से कम के लिए कम चार्जेस थे, 2.5 लाख से ज़्यादा के अलग चार्जेस थे, उसका शायद पोस्टल ऑर्डर लग जाएगा। थोड़ा सा आप किसी और एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, मैं भी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। सर असेट फॉर्म तो पुलिस वेरिफिकेशन टू ज्वाइनिंग, बिल्कुल हाँ, अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन में ज्वाइनिंग का टाइम चाहिए, अभी थोड़ी चाहिए, अभी चाहिए, बिल्कुल अपलोड करना पड़ेगा जी। आप चेक कीजिए स्क्रूटनी फॉर्म में स्टार मेंशन कर दिया, उसके ऊपर मैंडेटरी हो गया है, अभी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। सर मैंने जब फॉर्म भरा तो ग्रेजुएशन का नहीं लिखा, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, अब अटेस्टेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन की डिटेल लगाऊं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए जो चीज़ आपने फॉर्म में अप्लाई नहीं की उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ आपने फॉर्म में फिलअप की है वो सेम डिटेल आप लिख दो। आप चाहो तो ग्रेजुएशन ऐड कर सकते हो, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर मार्कशीट में जो डेट लिखी है वही डेट ऑफ लिविंग है क्या, प्लीज़। बिल्कुल 10th और 12th में मार्कशीट में जो आपका रिजल्ट डेट है वही डेट ऑफ लिविंग आपकी मानी जाएगी। सर मेरे MA हो गई है लेकिन मैंने टीचर एग्ज़ाम फॉर्म में उसकी डिटेल नहीं डाली थी, इसका जवाब मैंने दे दिया। कोई ज़रूरी नहीं है MA की डिटेल डालनी, क्योंकि ये 3rd ग्रेड जॉब के अंदर MA की डिटेल की कोई आवश्यकता नहीं है। सर मैंने 7 to 12th एक स्कूल से की है, ज्वाइनिंग डेट 10वीं की हो गई है, 7वीं की, बिल्कुल 10वीं क्लास की ज्वाइनिंग डेट आपको डालनी पड़ेगी, 7वीं क्लास की ज्वाइनिंग डिटेल यहाँ पे नहीं डालनी। सर BSTC मार्कशीट और डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या हम खाली ऑप्शन में भर दें। देखो ऑप्शन तो दिया हुआ मिलेगा, स्क्रूटनी फॉर्म में आप चेक कीजिए, BSTC का ऑप्शन आपको मिलेगा, डिटेल हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो उसके अंदर आप मेंशन करके अपलोड कर दीजिए खाली फॉर्म के अंदर। सर मैं फॉर्म के वक्त अनमैरिड थी, अब शादी हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट ससुराल एड्रेस अपडेट है, जाति पिता के नाम है, मूल निवास पति के एड्रेस का है, इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा। देखिए आपको अगर फॉर्म के वक्त आप अनमैरिड थे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स सारे देने थे वो अनमैरिड के देने थे, क्योंकि आपने फॉर्म में वही लगाए थे। बाकी चलो आपने अगर डॉक्यूमेंट चेंज करवा लिए हैं तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो कि फॉर्म के अप्लाई के टाइम अनमैरिड थे लेकिन आप मैरिड हो गए, साथ में आप मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉलेज एडमिशन डेट का ये समझ में नहीं आया मेरे, दोबारा लिखिए आप। थैंक्स सर जी, वेलकम। अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस प्रमाण पत्र है, ठीक से पढ़ो। हमने ठीक से पढ़ लिया संदीप तेजा जी, आप दोबारा ठीक से पढ़िए। अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम काम में लिया जा सकता है, ये पुलिस प्रमाण पत्र नहीं है, ढंग से आप पढ़ो, और इसको अपलोड भी करना पड़ेगा, स्टार मार्क किया गया है, कोई बात नहीं। अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता तो आप अपलोड मत कीजिए। इसके बाद सर BSc B.Ed 4 साल वाले अपनी मार्कशीट को कैसे अपलोड करें। हाँ, BSc B.Ed इंटीग्रेटेड के काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो BSc B.Ed का देखो, जो आपके BSc B.Ed 4 साल के है तो उसके अंदर टीचिंग सब्जेक्ट जो आपके हैं जो B.Ed से रिलेटेड है उनका आप टोटल मार्क्स अलग का काउंट करो और उसको B.Ed में मेंशन कर दो, और जो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट थे BSc के उनका टोटल मार्क्स अलग काउंट करके उसका रिजल्ट अलग से काउंट करके फिर आप अपलोड कीजिए। इसके बाद में पूर्व में मेरे ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था लेकिन तुरंत ही सेशन में राजीनामा हो गया, राजीनामे की प्रतिलिपि है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको दोषी नहीं ठहराया गया है। फिर भी आप लिखना चाहो तो जो भी धारा आपकी ओर लगी थी उसका जो भी फैसला है वो आप लिख सकते हो, मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स सर, आपका मोस्ट वेलकम। गुरुजी थोड़ा धीरे धीरे बताया करो। देखिए वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो जाती है तो ज़्यादा अभ्यर्थियों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए थोड़ा स्पीड को मैं बढ़ाता हूँ, आप चाहो तो यूट्यूब के अंतर्गत उसकी स्पीड को कम करके भी सुन सकते हो। मेरा मूल निवास 2013 का बना है और अब नया मई में बनवाया है, यहाँ कौन सा फिलअप करें। नया बनवाया वो अपलोड कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पुराने वाला भी आप साथ में रखिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ऑफलाइन में पुराने वाला मांगे आपसे फॉर्म डेट का तो वो आप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 10वीं 12वीं एक स्कूल से की है पर BA MA की पूरी डिटेल कैसे लिखें, उनकी एडमिशन डेट अब कैसे मिल पाएगी। BA MA की एडमिशन डेट बिल्कुल मिल जाएगी सर, आप कॉलेज से एक बार कांटेक्ट कीजिए, पूरा रिकॉर्ड उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, आप उनसे मिलिए, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ लगाना पड़ेगा, कहाँ नहीं अपलोड करना पड़ेगा, स्क्रूटनी फॉर्म में जाइए आप, अटेस्टेशन फॉर्म वहीं अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, अभी काम में, बिल्कुल अभी काम में आएगा, बाद में काम में नहीं आएगा, अभी आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर विवाहित के कोई बच्चा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। देखिए जन्म प्रमाण पत्र का ऑप्शन कहीं नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, वो मेंशन करना पड़ेगा, तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
अटेस्टेशन फॉर्म में क्रमांक नंबर कहाँ आते हैं? क्रमांक नंबर का मैंने आपको पहले बता दिया, अटेस्टेशन फॉर्म का क्रमांक बता दिया जी मैंने इस वीडियो में। पहले आप देखिए वीडियो को। मेरे फादर नहीं रहे तो फादर डिटेल और प्रोफेशन में क्या भरें प्लीज़ बताएं। महक छवानी जी, अगर फादर एक्सपायर हो गया तो मैंने आपको बता दिया कि नाम के आगे आप लेट मेंशन कर दीजिए और प्रोफेशन का कॉलम खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद सर मेरिट नंबर बोर्ड ने देखो अभी तक जारी नहीं किया, इसलिए आप फिलअप नहीं कर सकते, खाली लिखिए आप। सर जी अटेंशन फॉर्म नहीं बेटा, अटेस्टेशन फॉर्म में जो आप 15 ईयर के बाद एजुकेशन भरने के लिए बोल रहे हो, जैसे 12वीं की, तो 12वीं की एजुकेशन डिटेल भर देंगे, उसके बाद BA की भरनी है। लेकिन मैंने जब फॉर्म भरा था, ये देखो कमेंट पूरा नहीं आया, सॉरी, मैं दोबारा देख के रिप्लाई करता हूँ इसका। सर मेरा मूल निवास 2014 का है, चलेगा? बिल्कुल, मूल निवास कितना भी पुराना क्यों ना हो चलेगा। सर 12th BA फर्स्ट ईयर B.Ed की डिग्री में मेरे नाम स्पेस की प्रॉब्लम है। देखो नाम वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप संशोधन के लिए डाल दीजिए और साथ में शपथ पत्र बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फादर एक्सपायर हो गई तो उसका मैंने आपको बता दिया। 12th क्लास में लिविंग डेट कब की लिखें? जो डेट 12वीं मार्कशीट पर मेंशन है वही लिख दें क्या? बिल्कुल वही लिखनी है सर, NS शेखावत। इसके बाद सर एक और डाउट है, मैंने BA इग्नू दिल्ली से जून 2021 में कंप्लीट की है, मेरे पास मार्कशीट है बट अभी डिग्री नहीं है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में BA शो करूं या नहीं? देखिए फर्स्ट लेवल अगर आपका है तो BA शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट लेवल के अंदर 12th प्लस BSTC की आवश्यकता है। बट अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया तो आप चाहो तो DU से जाके, इग्नू से जाके अपनी प्रोविजनल डिग्री ले सकते हो, ठीक है? चाहो तो ये काम एक दिन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी प्रोविजनल डिग्री ले आओ। अटेस्टेशन फॉर्म का क्रमांक मैंने बता दिया। सर जी BA की ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी में नाम करेक्शन के लिए अभी 14 जून को ही जमा करवाइए, करेक्शन में 15-20 दिन का टाइम बताया है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में डिग्री भी चाहिए। देखिए आप यूनिवर्सिटी में दोबारा कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है जिसमें गलती है तो आप वो वहाँ से लेके एक बार फ़ोटो उसकी जो जिसमें मिस्टेक है वही अपलोड कर दीजिए। उसके साथ एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें ये लिखा गया हो कि मैंने करेक्शन के लिए डिग्री सबमिट जो मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दी है, और जैसे ही करेक्शन हो जाएगा मैं आपके सामने मूल जो मार्कशीट है वो प्रस्तुत कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। सर इसमें क्वालिफिकेशन कौन सी भरनी है? कोई तो पूरी एक से कॉलेज तक नहीं, सारी नहीं भरनी है, 10th 12th BA B.Ed वही फिलअप करनी है। पॉइंट नंबर 9 में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है या रीट मार्कशीट अपलोड करनी है? पॉइंट नंबर 9 देखना पड़ेगा सर, स्क्रूटनी फार्म एक बार मेरे पास ओपन नहीं है। सर इसमें क्वालिफिकेशन बता दिया सर मैंने, इसमें मेरिट नंबर क्या लिखे मैंने बता दिया मेरिट नंबर के बारे में, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके कमेंट्स आए थे, आपके कम्युनिटी सेक्शन में आपने जो पोस्ट की थी उन कमेंट्स का मैंने जवाब दिया है। फिर भी एक चीज़ आपके सामने और दिखाऊंगा मैं। देखो ये कल की वीडियो का अपने पास है, लगभग 12,800 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, 710 घंटा इस वीडियो का वॉच टाइम भी है। और इसमें आप थोड़ा सा देखोगे वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स में, तो आप देखोगे 98.6% लोग हैं जिन्होंने नॉट सब्सक्राइब लोगों ने वीडियो को देखा है, और सब्सक्राइब में आप देखोगे तो मात्र 1.4% लोग हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसको यूट्यूब जो चैनल है उसकी कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा, और कम्युनिटी सेक्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कहीं भी सटीक लगती है, आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि किसी भी व्यक्ति का भला हो सके। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई किसी जानकारी में कोई त्रुटि है तो आप उसको मेंशन करिए ताकि मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँ। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दूँ। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप उसमें थोड़ा सा एक बार एफिडेविट बनवा लें। डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी कोई नाम में मिस्टेक होगी उसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फ्री माइंड से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जितनी भी डिटेल्स है जो भी मांगी जा रही है वो आप उपलब्ध करवाइए। फिर भी आपकी कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, अपना सपोर्ट बनाए रखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।